वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाला ये नॉर्मल सा घर, किसी को नहीं पता था कि इसी घर के अंदर आने वाले कुछ समय में ऐसी घटना होने वाली है जो कि पूरे इन्वेस्टिगेशन टीम का माइंड घुमाकर रख देगी। यह एक ऐसा घर था जो ड्रीम्स और कड़ी मेहनत से बना था। एक आदमी ने अपनी फैमिली के लिए एक सेफ शेल्टर बनाने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल किया था। जैसे जैसे लाइफ स्टेबल होने लगी, ऐसा लगा जैसे फेट की कुछ और ही प्लान्स थीं। किसे पता था कि इस घर की खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। सब कुछ बदलने में सिर्फ एक मोमेंट ही लगा। ये वही टाइम है जब काइंडनेस को अक्सर वीकनेस या फूलिशनेस समझ लिया जाता है। इमोशंस, ट्रस्ट और रिश्तों की वैल्यू जैसे धीरे धीरे कम होती जा रही हो। ये घटना हमें एक वार्निंग भी लगती है। एक बार जब आप ट्रूथ का सामना करते हैं तो आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो डार्कनेस फिर से लौट आती है। इंडियन स्टेट्स तेलंगाना में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस शहर को इंदूर या इंदुरा के नाम से भी जाना जाता है। यह एरिया अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है। इसी निजामाबाद जिले में मखलूर नाम का एक मंडाल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड है। मखलूर के अंदर बोरगांव नाम का एक छोटा सा विलेज है और इसी विलेज में रहता था पल्लाती रमेश का परिवार। रमेश का छोटा भाई केदार, जो कि इजराइल में काम करता था, लेकिन केदार की वाइफ घर पर ही रमेश के साइड वाले घर में रहती थी। केदार की पत्नी का नाम अनिता है। हालांकि दोनों भाई एक ही फैमिली से थे, लेकिन प्रॉपर्टी का डिवीजन बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उन्होंने अलग अलग हाउसेस बनवाए और अपने अपने फैमिलीज के साथ रहने लगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जिसका किसी को नहीं पता था कि ये इंसिडेंट दोनों फैमिलीज की लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगा। रमेश के फादर भी उसी घर में रहते थे, लेकिन वे एक सेपरेट रूम में रहते थे। रमेश और उसकी वाइफ अरुणा की शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे। उनकी शादी, जो लगभग 2012 में हुई थी, एक लव मैरिज थी। शादी शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स थीं, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स पहले इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन बहुत मनाने के बाद वे मान गए और शादी बड़े सेलिब्रेशन और धूमधाम के साथ हुई। अरुणा निजामाबाद जिले के नवीनपेट मंडल के जन्नपल्ली नाम के विलेज की रहने वाली हैं। रमेश और अरुणा दोनों ही एजुकेटेड थे। करंटली रमेश एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फाइनेंस में काम करते थे, जहां वे मैनेजर के पोजीशन पर थे। इसके अलावा वे एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम करते थे। इस बीच उनकी पत्नी अरुणा भी एक स्कूल में काम करती थी। वह काकतीय ओलंपियाड स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में अपॉइंटेड थी। दूसरे शब्दों में दोनों एक अच्छी पोजीशन पर थे और उनका घर काफी कंफर्टेबली चल रहा था। उनके बच्चे भी एक गुड स्कूल में पढ़ते थे। रमेश का भाई केदार इजराइल में काम करता था। उसकी पत्नी घर पर रहती थी। हालांकि दोनों भाई सेपरेट हाउसेज में रहते थे और अपना खाना भी खुद प्रिपेयर करते थे, फिर भी उनके बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह सजेस्ट किया है कि रमेश और उसके छोटे भाई केदार के फादर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। मेन घटना से पहले इस फैमिली के बारे में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आई। रमेश के फादर ने बताया कि रमेश हार्ट की एक बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी के कारण उसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स के नंबर अनयूजुअल फॉर्म्स से बढ़ जाती थी। एज अ रिजल्ट वह 2 बार गंभीर बीमारी का सामना कर चुका था। इसी कारण उसे रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ती थी। 12 अगस्त 2025 उस समय रमेश का ऑफिस आर्मर एरिया में था। यह निजामाबाद शहर से लगभग 27 से 28 किलोमीटर दूर लोकेटेड था। वहां पहुंचने में आमतौर पर लगभग 30 से 45 मिनट लगते थे। हर दिन रमेश अपने तीनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता और फिर वह अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस चला जाता था। 12 अगस्त को वह अपनी मोटरसाइकिल से अरमूर से निजामाबाद लौट रहा था। वापसी के दौरान एक हाई स्पीड कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रमेश की मोटरसाइकिल से टकरा गई। यह इंसिडेंट एक ऐसे इलाके में हुआ जहां आसपास केवल फील्ड्स थे और करीब करीब कोई हाउस नहीं था। टक्कर के बाद रमेश अपनी मोटरसाइकिल के साथ रोड से स्लिप होकर पास के फील्ड में जा गिरा। जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी वह बिना रुके हाई स्पीड में भाग गई। गुड लक से रमेश को कोई गंभीर इंजरी नहीं आई। नरम मिट्टी पर गिरने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट टल गया। उसे केवल हाथ में मामूली सी चोट लगी। खेत में काम कर रहे कुछ लोगों ने यह इंसिडेंट देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाकर
फर्स्ट एड दिया। उसके हाथ पर बैंडेज बांधी गई और प्लास्टर कास्ट लगाया गया। रमेश के परिवार ने तब सोचा कि शायद कुछ और भी सीरियस हो सकता था, लेकिन वह बच गया। उन्होंने इसे केवल लक माना। लगभग 1 महीने तक बेड रेस्ट करने के बाद रमेश पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से ऑफिस आने जाने लगा। इस एक्सीडेंट के कारण एक केस भी फाइल्ड किया गया था। हालांकि जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी उसे फाइंड नहीं किया जा सका। इसके अलावा रमेश को कोई सीरियस इंजरीज नहीं आई, इसलिए इस केस को ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई। रमेश टेम्परामेंट से बहुत अच्छे व्यक्ति थे। गांव में भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। वह कभी किसी से आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट में नहीं पड़ते थे। 20 दिसंबर 2025 को सैटरडे था। रमेश आमतौर पर घर के एक रूम में अकेले सोते थे, जबकि उनकी पत्नी अरुणा अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे रूम में सोती थीं। सुबह अपनी आदत के अनुसार अरुणा उठी और रमेश को अपने 3 बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना था। अरुणा को भी अपने स्कूल के लिए निकलना था। उसने 3 बच्चों को भी उठाया क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था। आमतौर पर रमेश इस समय तक यानी सुबह लगभग 6 बजे जा चुके होते थे, क्योंकि उन्हें भी ऑफिस जाना था। वह अपनी डेली रूटीन का बहुत स्ट्रिक्ट पालन करते थे। इसलिए अरुणा ने रमेश को उठाने की कोशिश की, क्योंकि रमेश को उठाने की शायद ही कभी जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस दिन कुछ थोड़ा अनयूजुअल महसूस हो रहा था। अरुणा ने देखा कि रमेश अभी तक अपने बेड से उठे नहीं थे। उसने पहले बच्चों को उठाने की कोशिश की, फिर वह धीरे धीरे रमेश के रूम की ओर बढ़ी। रूम का डोर पूरी तरह बंद नहीं था, वह बस थोड़ा सा ओपन था, और जैसे ही उसने डोर धकेलकर खोला और अंदर कदम रखा, अरुणा की नजरों के सामने जो सीन आया वह उनके पूरे फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अरुणा अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि रमेश कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे और एक स्ट्रेंज पोजीशन में पड़े हुए थे। जब वह बेहतर देखने के लिए क्लोज गई तो उसे एहसास हुआ कि रमेश ब्रीथिंग नहीं कर रहे थे। यह समझते ही अरुणा पैनिक में आ गई। वह स्क्रीम कर दौड़कर बगल में अपने डीवर के घर पहुंची और अनिता ने उसे बताया कि रमेश बस उठ ही नहीं रहे थे। स्क्रीम सुनकर रमेश के फादर दौड़कर आए। जब अनिता आई और रमेश को देखा तो उसने देखा कि उसकी स्किन कुछ डार्क और डस्की हो गई थी। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए वह पास के एक डॉक्टर के पास भागी, उसे वहां ले गई और फिर उसके साथ घर लौट आई। लोकल डॉक्टर ने रमेश की एग्जामिनेशन की और कुछ ही मोमेंट्स बाद अनाउंसमेंट की कि वह अब अलाइव नहीं है। उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही पूरे घर में साइलेंस छा गया। हर कोई स्टन्ड रह गया, क्योंकि रमेश को पहले से ही हार्ट की बीमारी थी और पहले 2 बार सीरियस बीमारी से पीड़ित होने के कारण सभी ने यही मान लिया कि शायद रात में सोते समय उन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक हुआ होगा और इसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण उनकी डेथ हुई। लोकल डॉक्टर ने भी इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद लगभग यही बात कही। रमेश के फादर और वाइफ ने भी यही मानना शुरू कर दिया। इसके बाद परिवार के मेंबर्स ने तुरंत अपने रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर दिया। गांव वालों को भी इन्फॉर्म किया गया। धीरे धीरे कई लोग घर पर इकट्ठा होने लगे। सभी को लगा कि यह एक नेचुरल डेथ थी, इसलिए किसी को भी कोई सस्पिशन नहीं हुआ। एक भी सस्पिशन नहीं उठा। इसलिए परिवार रमेश को फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। परिवार ने सोचा, अब यह सब करने का क्या फायदा, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसके बाद परिवार ने फाइनल राइट्स की तैयारियां शुरू कर दी। जनरली वे यह तय करते हैं कि क्रिमेशन कहां किया जाए। रमेश को दफनाया जाएगा। परिवार ने यह डिसीजन अपने तरीके से लिया। ठीक उसी मोमेंट पर अनिता, रमेश के भाई की वाइफ, पूरे फ्यूनरल प्रोसेस के दौरान रमेश की कई फोटोज ले रही थी और इन्हीं फोटोज ने बाद में ऐसे क्वेश्चंस खड़े किए जिन्होंने पूरी इंसिडेंट को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया। अक्सर लोग अपने लव्ड वंस की अंतिम मेमोरी के रूप में फोटोज लेते हैं। इसी तरह अंतिम संस्कार के दौरान अनिता कुछ फोटोज ले रही थी, लेकिन तस्वीरें लेते समय उसने अचानक कुछ देखा। उसने रमेश की नेक के पास कुछ स्ट्रेंज मार्क्स देखे। यह देखकर उसे थोड़ा डाउट हुआ। हो सकता है कि यह निशान बेड से उठाते समय या मूव करते समय बने हों। फिर भी मामला थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। इस बीच परिवार डीप ग्रीफ में डूबा हुआ था। हर कोई रो रहा था। अरुणा रिलेटिव्स के बीच बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक पल में टूट गई हो।
अब वह इस सोच में पूरी तरह से डिस्ट्रेस थी कि वह अपने 3 बच्चों की सिंगल हैंडेड केयर कैसे करेगी। अनीता यह समझ नहीं पा रही थी कि इस डाउटफुल मैटर पर वह किससे डिस्कस कर सकती थी। इस बीच 20 दिसंबर की इवनिंग तक सभी फ्यूनरल रिचुअल्स पूरे हो गए थे। रमेश को गांव के पास एक रिवर बैंक में दफनाया गया था, लेकिन अनीता इस मैटर को लेकर काम नहीं रह सकी। उसने अपने पति केदार को कॉल किया, जो उस समय इजराइल में थे, और उन्हें यह बताने के लिए कहा। यह खबर सुनकर केदार भी काफी शॉक्ड हो गया। उसने अनीता से कहा कि वह कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाए। दूसरी ओर केदार ने खुद भी फोन पर पुलिस से कांटेक्ट किया। इसके बाद अनीता पुलिस स्टेशन गई और एक लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई। इस प्रकार 21 दिसंबर यानी घटना के ठीक अगले दिन एक सस्पिशियस डेथ की जांच के लिए मैकलू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। ऐसे मामलों में पुलिस आमतौर पर सस्पिशियस डेथ का कारण पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वे यह देखते हैं कि घटना कैसे हुई और इसके पीछे कोई मिस्ट्री तो नहीं है। लेकिन इस मामले में यह पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। जिस व्यक्ति की मौत की जांच करनी थी, उसका फाइनल राइट्स पहले ही पूरे हो चुके थे। एज अ रिजल्ट कोई मेडिकल रिपोर्ट या फोरेंसिक सैंपल्स अवेलेबल नहीं थे और उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया था। फिर भी पुलिस ने सबसे पहले फैमिली मेंबर्स से इनिशियल कॉन्वर्सेशन शुरू की। मोस्टली लोगों का मानना था कि यह मौत पॉसिबली नेचुरल थी, जिसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हालांकि अनीता और केदार के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे उन दोनों को रमेश की अचानक ऐसे मौत होने पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्हें रमेश की बॉडी पर मिले कुछ निशान पर बार बार शक हो रहा था कि जरूर रमेश की मौत के पीछे कुछ बड़ी वजह छिपी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस डाउट का सपोर्ट किया, क्योंकि अनीता ने उस समय फोटोज खिंचवाई थीं जिसमें रमेश की नेक पर निशान साफ दिख रहे थे। सिर्फ फोटोज देखकर ही कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या इस घटना के पीछे रियली में कोई और मिस्ट्री है? उस समय परिवार के कई लोग कह रहे थे कि अगर रात में सच में कोई घर में घुसा होता तो फिक्स्ड रूप से कुछ साउंड सुनाई देती। डोर खुलने या बंद होने की आवाज या कोई अन्य नॉइज सभी को अलर्ट कर देती। इसके अलावा घर के डोर्स पूरी तरह सही हालत में थे, कहीं भी ब्रेक इन का कोई निशान नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रमेश के भाई केदार ने अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे, इसलिए अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर के पास आता तो वह कैमरा में कैप्चर हो जाता। कई लोगों का मानना था कि शायद कॉट होने के डर से कोई बाहर नहीं आया। परिवार के मोस्टली लोग अब भी यही मानते थे कि यह पूरी तरह से नेचुरल डेथ थी, क्योंकि रमेश को पहले से ही हार्ट की बीमारी थी। लेकिन उसका छोटा भाई केदार इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अकॉर्डिंग उस समय उसके बड़े भाई रमेश को ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। वह पूरी तरह से हेल्थी और नॉर्मल लाइफ जी रहा था। हालांकि पुलिस के लिए एक बात कन्वीनियंट थी, रमेश का क्रीमेशन नहीं किया गया था बल्कि उसे दफनाया गया था। एज अ रिजल्ट अगर नेसेसरी हो तो पुलिस उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज सकती थी। परिवार चाहे जो भी सोचें, रियल ट्रूथ केवल फॉरेंसिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आ सकता था। इसके बाद 24 दिसंबर की सुबह जांच करने के लिए कई पुलिस ऑफिसर्स इंसिडेंट साइट पर पहुंचे। उनके साथ कब्र खोदने वाले भी थे, साथ ही फॉरेंसिक डॉक्टर्स और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कानूनी पहलुओं की देखरेख करेंगे, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सब कुछ रूल्स के अनुसार किया जा रहा है। इस मामले में मखलूर के तहसीलदार वहां मौजूद थे और उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। हालांकि इस फैसले से परिवार के अंदर कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी पैदा हुआ। विशेष रूप से रमेश की वाइफ अरुणा इसका अपोज करती थीं, यह कहते हुए कि फाइनल राइट्स पहले ही कर दिए गए हैं, इसलिए बॉडी को अब नहीं निकाला जाना चाहिए। यह सही नहीं होगा, इससे रमेश की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हित में पुलिस ने अल्टीमेटली ग्रेव से बॉडी को निकालकर फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। कुछ ही दिनों में इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई और इससे यह क्लियर हो गया कि जो सस्पिशन था वह ट्रू था। रमेश की डेथ हार्ट डिजीज या नेचुरल कॉजेस से नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि रमेश की नेक पर मार्क्स रियल में सस्पिशियस थे। इसके अलावा ऐसे मार्क्स भी थे जो यह इंडिकेट करते थे कि उसके चेहरे पर कुछ दबाकर उसे सफोकेट करने का अटेम्प्ट किया गया था। जैसे ही यह रिपोर्ट लाइट में आई,
इस मामले ने एक नया टर्न ले लिया। पुलिस ने तुरंत इंडियन लॉ की धारा 302 के तहत मर्डर केस दर्ज किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन को नया मोड़ दिया। फिर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT फॉर्म्ड की और नई जांच शुरू की। इस टीम का लीडरशिप एरिया के ASP राजा वेंकट ने किया। उनके साथ निजामाबाद रूरल सर्कल के अधिकारी भी थे, जैसे इंस्पेक्टर CI और माकलू पुलिस स्टेशन के कई सब इंस्पेक्टर्स और अदर ऑफिशियल्स। इस दौरान परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह घटना शायद नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। क्योंकि घर के बाहर CCTV कैमरास लगे हुए थे, पुलिस ने तुरंत CCTV DVR सीज्ड कर लिया और उसकी डिटेल्ड जांच शुरू कर दी। इसी समय परिवार के सदस्यों से भी इंटेंसिव क्वेश्चनिंग की गई। पुलिस यह जानना चाहती थी कि क्या रमेश का किसी से कोई एनमिटी या पर्सनल डिस्प्यूट था। इसके अलावा पुलिस ने रमेश के कॉल डिटेल्स, साथ ही उसके ऑफिस कॉलिग्स और फ्रेंड्स के बारे में जानकारी भी कलेक्टेड की। हालांकि CCTV फुटेज की जांच करने पर पुलिस को कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली। दोस्तों से भी बात की गई, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। फिर पता चला कि क्यों कुछ भी नहीं मिला। जांच के दौरान अगस्त 2025 की एक्सीडेंट का मामला भी सामने आया, जब रमेश की बाइक को एक कार ने टक्कर मारी थी। तब पुलिस ये सोचने लगी कि क्या उस एक्सीडेंट के पीछे भी कोई सबोटेज था। पुलिस ने उस घटना वाली रात की सिचुएशन का भी एनालिसिस किया, जिसमें यह पता चला कि उस रात घर के अंदर रमेश, उनकी पत्नी अरुणा और उनके 3 बच्चे के अलावा और कोई नहीं था। अरुणा बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थीं। घर के दरवाजे और खिड़कियां भी पूरी तरह से सही सलामत थीं। सुबह जब रमेश उठे तो घर का मेन दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था, जिसे उन्होंने खुद बंद किया था। ये सभी सबूत को देखकर पुलिस का सस्पिशन धीरे धीरे अरुणा की ओर मुड़ने लगा। हालांकि सवाल यह था, क्या उसने यह क्राइम अकेले किया होगा। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने अरुणा के कॉल डिस्क्रिप्शन की भी जांच की। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बातचीत के समय को घटना के समय से मिलाकर यह एस्टिमेट लगाया कि घटना शायद सुबह 1 बजे और 3 बजे के बीच हुई। अरुणा के कॉल डिटेल्स की जांच करते समय पुलिस को एक स्पेसिफिक फोन नंबर मिला। यह पाया गया कि वह अक्सर इस नंबर पर कॉल करती थी। घटना वाली रात भी उस नंबर पर एक कॉल की गई थी। बाद में पता चला कि यह नंबर नलेश्वर दिलीप नामक व्यक्ति का था। फिर पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रेस किया। फिर उन्होंने पता लगाया कि यह 19 और 20 दिसंबर की रात के बीच था, यानी घटना के समय के करीब। नीलेश्वर दिलीप को रमेश के घर के पास देखा गया था। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, जांच को एक नया मोड़ मिला। दिलीप के मोबाइल टावर की लोकेशन ने भी उसे उसी इलाके में दिखाया। उस एरिया में उसे देखा गया था। जांच से पता चला कि दिलीप का घर नंदीपेट मंडल के बरगुना गांव में था। यह भी पता चला कि वह PT इंस्ट्रक्टर था, सेम उसी स्कूल में जहां अरुणा काम करती थी, जहां दिलीप PT इंस्ट्रक्टर था। यहीं से पूरी घटना की असली कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। अरुणा और दिलीप स्कूल में काम करते समय मिले। उस इनिशियल इंट्रोडक्शन से उनके बीच धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप एडवांस्ड हुई। दिलीप तब बहुत ज्यादा यंग था और अभी तक अनमैरिड था। शुरुआत में जब अरुणा स्कूल का लंच ले जाती और खाने में कुछ खास होता तो वह उसे सभी के साथ बांट देती। वह कुछ हिस्सा दिलीप को भी दे देती थीं। दिलीप अक्सर खाना खाने के बाद उसकी बहुत तारीफ करता था और अरुणा उस तारीफ से बहुत खुश होती थीं। धीरे धीरे यह बात उस मुकाम पर पहुंच गई कि अरुणा स्कूल ले जाने के लिए दिलीप के लिए कुछ खास बनाती थीं। वह दिलीप के लिए स्पेशल फूड बनाने लगीं। इस तरह उनकी नजदीकियां बढ़ीं। अल्टीमेटली यह दोस्ती एक लव अफेयर में बदल गई। दिलीप और अरुणा की ये लव स्टोरी 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में चल रही थी। स्कूल में वे लगभग पूरा दिन एक साथ बिताते थे, लेकिन यह सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। कई बार अरुणा अपने पति को बताती थी कि वह मार्केट जा रही है, लेकिन असल में वह दिलीप से मिलने जाती और उसके साथ समय बिताती थी। इस बीच उसके पति रमेश को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे अरुणा का बिहेवियर भी बदलने लगा। वह अपने पति से ठीक से बात नहीं करती थी। वह लगभग एंग्री या इरिटेबल लहजे में बात करती थी। एज अ रिजल्ट पति और पत्नी के बीच आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए और उनके रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ने लगी। एक दिन ऐसे ही एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन अरुणा की स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन बच्चे स्कूल गए हुए थे और उसका पति रमेश
भी ऑफिस में था। इसका फायदा उठाते हुए अरुणा ने दिलीप को अपने घर बुलाया, लेकिन कोइंसिडेंस से उस दिन रमेश हमेशा की तुलना में जल्दी घर लौट आया और तभी वह अपनी पत्नी को उसके लवर के साथ एक ऑब्जेक्शनेबल स्थिति में पकड़ लेता है। उसी मोमेंट पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि रमेश को पूरा सच पता चल जाता है। वह दोनों को बुरी तरह डांटता है, साथ ही वह उनसे लॉजिक करने की कोशिश करता है। रमेश दिलीप से कहता है, मेरे परिवार को बर्बाद मत करो, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मेरा एक घर है, तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, तुम्हें अपनी जिंदगी बसानी चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचो। फिर वह अपनी पत्नी अरुणा से भी कहता है कि वह परिवार के साथ इस तरह बिट्रेयल न करे, लेकिन इस घटना के बाद भी रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक भयानक प्लान का रास्ता शुरू हुआ। बच्चों को ध्यान में रखते हुए अरुणा ने शुरुआत में सोचा, ठीक है हम अलग हो जाएं, लेकिन वह दिलीप से अलग नहीं होना चाहती थी और दिलीप भी अरुणा से दूर नहीं होना चाहता था। उसने कहा था, अपने पति को छोड़ दो, चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन अरुणा इस प्रपोजल से सहमत नहीं हुई। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, रमेश का लाइफ इंश्योरेंस। इसी कारण अरुणा ने घर से भागने के बजाय अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। वे इसे इस तरह से प्लान करना चाहते थे कि यह घटना नेचुरल लगे, जैसे रोड एक्सीडेंट, ताकि किसी को भी शक न हो। पहला अटेम्प्ट 12 अगस्त 2025 को हुआ, जब रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस से घर लौट रहा था। वहीं इंसिडेंट साइट पर दिलीप अपनी कार में था। गुड लक से उस दिन रमेश बच गया, क्योंकि वह अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक खेत में गिर गया था। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद अरुणा ने कहा, कुछ दिन इंतजार करते हैं, हो सकता है अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो किसी को शक हो सकता है और हम जरूरी चीजें भी नहीं जुटा पाएंगे। उन्होंने कहा, तब तक एक और प्लान बनाना होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अरुणा और दिलीप ने इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लान में और लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों ये सब हमारे लिए अकेले ही करना मुश्किल होगा, इसलिए हमें कुछ और लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। सुपारी बांटने का समय आ गया था। दिलीप ने अपने रिश्तेदार अभिषेक से बात की, जो मदापुर का रेजिडेंट था। इसके बाद अभिषेक अपने गांव में किसी से बात करता है और कहता है कि बंटू या जितेंद्र को पैसे लाने के लिए अपॉइंटेड किया गया है। इसी कारण से अरुणा अपनी एक सोने की अंगूठी बेच देती है। इसके बदले में उसे 33,000 रुपये मिलते हैं। अरुणा अपनी तरफ से और 2,000 रुपये जोड़ देती है। कुल मिलाकर 35,000 रुपये जितेंद्र को दिए जाते हैं। जितेंद्र को बताया गया था कि बाकी का पैसा काम पूरा होने के बाद दिया जाएगा। इसके बाद जितेंद्र ने इस प्लान में अपने कुछ और साथियों को शामिल कर लिया। उनमें केलोट, श्रीराम उर्फ बबलू, रामबथ, राकेश और मोहसिन शामिल थे। उनका प्लान था कि घटना की रात अरुणा के खाने में नींद की गोलियां मिलाई जाएं। अरुणा खाने में नींद की गोलियां मिलाएगी और उन्हें अपने पति को खिलाएगी। इससे रमेश गहरी बेहोशी की नींद में चला जाएगा। फिर वह लोग घर आएंगे और चोरी का नाटक करेंगे। इसके बाद वे घर से कुछ कीमती सामान चुरा लेंगे। इससे ऐसा लगेगा कि यह घटना डकैती या लूटपाट थी। पहली कोशिश अगस्त में थी, लेकिन वह इसमें फेल हो गए। उसके बाद वे लगभग 4 महीने तक पूरी तरह से शांत रहे और सब कुछ बारीकी से प्लान किया। एंड में दूसरी कोशिश के लिए 19 दिसंबर का दिन चोजन किया गया था। उस शाम मौके का फायदा उठाते हुए अरुणा ने घर का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। शुरुआत में जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो परिवार ने दावा किया कि बिजली का बिल ज्यादा होने के कारण कैमरा कभी कभी बंद कर दिया जाता था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि अरुणा ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग कैमरा बंद किया था। इस बीच रमेश के फादर किसी वजह से अपने बेटे के बजाय अपनी बहू अरुणा की साइड से बोल रहे थे। उस रात अरुणा ने रात का खाना तैयार किया। फिर वह खाने में लगभग 10 नींद की गोलियां मिलाती है अपने पति के खाने और पानी में। खाना खाने के बाद रमेश अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। जब रात गहरी हो जाती है और उसे लगता है कि गांव के सभी लोग सो गए हैं, अरुणा उन लोगों को फोन करती है जिन्होंने सुपारी ली थी, लेकिन वे फोन नहीं उठाते। वह बार बार कोशिश करती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। फिर वह अपने प्रेमी दिलीप को फोन करती है। दिलीप भी उन्हें फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। इस बीच अरुणा ने पहले ही घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया था ताकि बाहर से आने वाले लोग अंदर आ सकें, उन्हें गेट खटखटाना न पड़े। गेट खटखटाने की आवाज से छोटे भाई की पत्नी
या ससुर जो साइड के कमरे में सो रहे थे वो नींद से उठ सकते थे, लेकिन जब सुपारी लेने वाले लोग फोन नहीं उठा रहे थे तो वे क्या कर सकते थे। सुबह करीब 1 बजे दिलीप अपने चचेरे भाई अभिषेक के साथ अरुणा के घर पहुंचता है। उस समय तीनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे और उसी मोमेंट दिलीप और अभिषेक साथ में रमेश की गर्दन के चारों ओर एक टॉवेल लपेटते हैं और पकड़कर रखते हैं। उसी मोमेंट पर वह हॉररेबल मोमेंट शुरू होता है जो अल्टीमेटली रमेश के जीवन का एंड कर देता है। अरुणा रमेश के चेहरे पर एक कपड़ा रखती है, उसके चेहरे पर एक तौलिया रख देती है। इसके बाद रमेश का जीवन एंड हो जाता है। फिर दिलीप और अभिषेक अरुणा के घर से चले जाते हैं। अरुणा अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और बच्चों के साथ वापस सोने चली जाती है। अगली सुबह वह उठती है और एक नाटक करती है। जब रमेश ने पहली बार अपनी वाइफ को उसके लवर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और जब उसे दोनों के अफेयर का पता चला, तब भी रमेश ने परिवार और बच्चों की खातिर अपनी वाइफ को माफ कर दिया था। कुछ दिन के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब शांत हो गया, लेकिन यह शांति केवल रमेश के लिए थी। हालांकि उस समय भी अरुणा सीक्रेटली अपने लवर से मिल रही थी। उनके लिए स्कूल में मिलना नेचुरल था। जब रमेश का पहला सड़क एक्सीडेंट हुआ तब भी उसे अपनी पत्नी पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि अरुणा ने अपने पति को क्यों नहीं छोड़ा और अपने लवर के साथ भाग क्यों नहीं गई। पुलिस और मीडिया की टेस्ट के अनुसार इसका कारण यह था कि रमेश एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में उन्होंने कुछ पॉलिसी भी ली थी। उन्होंने उसके लिए कई छोटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। सब कुछ मिलाकर इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट करोड़ों में थी। शुरू में पुलिस को केवल 30 लाख रुपए के इंश्योरेंस के बारे में पता चला था, लेकिन आगे के टेस्ट और इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद यह पता चला कि सभी पॉलिसियों की टोटल अमाउंट 2 करोड़ थी, जो कि दिलीप के लिए बहुत ज्यादा थी। इस सीक्रेट जानकारी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन किसी तरह अरुणा को इस मिस्ट्री का पता चल गया था। इस कारण से अगर वह अपने पति को छोड़कर अपने लवर के साथ भाग जाती तो वह खाली हाथ रह जाती, लेकिन अगर वे पति से छुटकारा पा लेती तो उन्हें 2 करोड़ रुपए मिल सकते थे। उन पैसों के लिए दोनों ने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया था। वे इस तरह प्लान बना रहे थे कि सब कुछ सम इंश्योर्ड और लॉ के अकॉर्डिंग हो सके। 4 जनवरी 2026 को पुलिस ने टोटल 6 लोगों को अरेस्टेड किया। अरुणा, दिलीप, अभिषेक, जितेंद्र, बबलू और राकेश। इस बीच मोहसिन अभी भी फरार है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने आरोपियों को सुपारी के लिए दिए गए पैसे सहित सब कुछ रिकवर कर लिया है। राकेश के फादर का कहना है कि अरुणा का कोई अफेयर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने छोटे बेटे पर डोमेस्टिक कंट्रोवर्सी या प्रॉपर्टी कंट्रोवर्सी के कारण ब्लेम किए हैं। ससुर आगे कहते हैं ये लोग गरीब हैं, अरुणा 35,000 रुपए कहां से ला सकती थी। उसने कोई सोने की अंगूठी नहीं बेची है। अरुणा की मां अपनी बेटी के साथ खड़ी हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करने में एबल नहीं है, लेकिन रमेश के फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि यह उनके घर के झगड़ों और छोटे बेटे के गुस्से के कारण है। उन्होंने आगे मीडिया से कहा, छोटे बेटे को अचानक अपने बड़े भाई के लिए इतना प्यार कहां से आ गया? फ्यूनरल के समय भी उसने कॉल नहीं उठाई। रोड एक्सीडेंट के बाद उसने अपने बड़े भाई को हालचाल जानने के लिए फोन भी नहीं किया। वैसे भी रमेश के फादर का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अगर अरुणा चाहती तो अपने लवर के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसे अपने हस्बैंड के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। अगर उसके छोटे भाई की वाइफ ने फ्यूनरल में तस्वीरें नहीं ली होती और उसकी नेक पर घाव नहीं देखा होता तो शायद यह मामला कभी सामने नहीं आता। इस घटना को सुनकर गांव वाले गुस्से में हैं और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं। अरुणा ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। हालांकि उसके हस्बैंड ने परिवार को बचाने के लिए अपनी वाइफ को माफ कर दिया था। अब उनके तीनों बच्चे बहुत मुश्किल लाइफ जी रहे हैं। उनके फादर चले गए हैं और उनकी मां जेल में है। दोस्तों, रमेश की इस स्टोरी को सुनने के बाद हमें सिर्फ इतना जरूर सोचना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर तो लेते हैं, लेकिन उस फैसले से हमारी आगे की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम इसका बिल्कुल भी नहीं सोचते। जैसे कि अब रमेश के तीनों बच्चों के सर से बाप का साया तो हट गया और उनकी मां अब शायद जिंदगी भर जेल में रहे। अब तीनों बच्चों को पूरी जिंदगी बिना मां बाप के गुजारनी होगी, जो कि उन मासूम बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी।
कि उन्हें जिंदगी भर इतनी बड़ी सजा भुगतना पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा ही था कि हमें किसी गलत फैसले को लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमने जो फैसला लिया है क्या वो हमारे परिवार के लिए सही है या नहीं। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई गई है। इसमें सुनाई देने वाली सभी बातें मीडिया चैनल से कवर की गई है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।